हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, यूजीसी एनटीए-नेट की क्लासेज आप लोगों की स्टार्ट हो रही हैं आज से औपचारिक रूप से। और इस क्लास में जो पहला लेक्चर है वो इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी को लेकर के है। ठीक है, यूनिट 1 से रिलेटेड है। तो समाज शास्त्र का उद्भव, समाज शास्त्र की प्रकृति, उसका विषय क्षेत्र, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से बनता है। तो आज हम लोग इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरा पार्ट समझेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे किसके बाद में कौन सी घटनाएं जुड़ी और किन किन घटनाओं का संबंध किन किन चीजों से बना रहा। तो समाजशास्त्र के जो फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है, जो फाउंडर हैं वो हैं अगस्ट कॉम्टे। ठीक है, तो अगस्ट कॉम्टे महोदय ने समाजशास्त्र के ये जनक माने जाते हैं और 1838 में एक शब्द का प्रयोग किया था, सोशियोलॉजी। ठीक है, तो सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया इन्होंने 1838 में। और समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है इसीडोर। ठीक है, ये आ जाता है कभी कभी। तो इसीडोर आगस्ट, इसीडोर आगस्ट मेरी फ्रैंकोइस, मेरी फ्रैंकोइस, मेरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्ट, जेवियर कॉम्ट, ये इनका नाम है। ठीक है, अब एक चीज, जेवियर कॉम्टे, तो इसीडोर अगस्ट मेरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्टे, ये इनका पूरा नाम है। तो हम लोग जब हम थिंकर वाला पार्ट पढ़ेंगे छात्रों, तो अगस्ट कॉम्टे के बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ जो हमारा उद्देश्य है वह है समाजशास्त्र विषय का कैसे उद्भव हुआ, इसलिए आज हम इसी पर फोकस करेंगे। तो समाजशास्त्र विषय के उद्भव को लेकर के एक समाज विज्ञानी है जिनका नाम है टीबी बॉटोमोर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीबी बॉटोमोर। और टीबी बॉटोमोर महोदय ने, टीबी बॉटोमोर, ठीक है, तो टीबी बॉटोमोर ने क्या किया, एक पुस्तक लिखी थी, अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, प्रॉब्लम एंड लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर। इसी पुस्तक के अंदर में, अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर में, इसी पुस्तक के अंदर में समाजशास्त्र के उद्भव के दो कारक उन्होंने बताए। एक सामाजिक कारक बताए, यानी सोशल कॉन्टेस्ट क्या है उसके, और दूसरा इंटेलेक्चुअल कॉन्टेस्ट यानी बौद्धिक कारक। तो दो कारक की चर्चा की है टीबी बॉटोमोर ने अपनी पुस्तक अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर में। सामाजिक कारक बताए और बौद्धिक कारक बताए। देखिए, जब हम कोई थिंकर भी पढ़ेंगे छात्रों, या अगर आप ही हैं, तो आपके ऊपर जो कुछ भी आपकी पर्सनालिटी, आपके ऊपर सामाजिक कारक का प्रभाव है। और जैसे ही बौद्धिकता का, यानी जैसे किताब कापी, जैसे जिस प्रकार के दर्पण, जिस प्रकार की चीजें, है ना, और जिस प्रकार की पुस्तकें आपने पढ़ा है उनका प्रभाव आप, या जिस प्रकार के व्यक्तियों के संपर्क में है उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो आप बौद्धिक कारक और सामाजिक कारक द्वारा निर्धारित हो जाते हैं, उस प्रकार की पर्सनालिटी का निर्माण हो जाता है। तो हमारा मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है कि सामाजिक कारक और बौद्धिक कारक इस प्रकार का क्लासिफिकेशन कर करके, और सामाजिक कारक में दो कारक बताए। एक तो फ्रांस की राज्य क्रांति, उस समय क्या हुआ था कि 1789 में, 1789 में लुई 16 के शासन काल में, ठीक है, लुई 16 में, तो ये राजा का नाम है, लुई 16वें के शासन काल में तख्ता पलट हो गया था। 15वें लुई 15वें के शासन काल में बिल्कुल स्थिति खराब हो गई थी, और 16वें तक आते आते तख्ता पलट हो गया था। तो जब कहीं पर कोई चेहरा नहीं रह जाएगा, राजा की बात कोई मानने वाला नहीं रह जाएगा। और ऐसी स्थिति क्यों हुई, क्योंकि वहां पर पोप का वर्चस्व हुआ करता था। जो फ्रांस था, ठीक है, वहां पर पोप का, जो पोप पादरी हुआ करता था, उसका वर्चस्व था। और इस तरीके से धर्मांधता इतनी हावी हो गई थी छात्रों, कि वहां पर स्थिति क्या बनी कि राजा अपने 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 काम में इतना व्यस्त हुआ करता था, यानी अपनी चीजों में इतना मदमस्त हो गया था, उसको राजकीय कार्य बिल्कुल याद नहीं थे, और वो केवल मंत्रियों के दम पर केवल कार्य कर रहा था। ऐसे में हुआ क्या कि मंत्री हाई लेवल का एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर चुके थे, जिससे बगावत उत्पन्न हो गई, और उस बगावत के उत्पन्न होने के पश्चात तख्ता पलट हो गया। तो एक चीज तो ये जान लिए। अब मान लीजिए कहीं पर जैसे प्रधानमंत्री बहुत दिनों तक ना रहे, ठीक है, तो अगर कहीं पर कोई प्रधानमंत्री ना हो, कोई राजा ना हो, या कोई भी अगर ऐसा देखभाल करने ना हो, कोई परिवार हो वहां पर, कोई सीनियर ना हो, या कोई लीडर ना हो वहां पर, ठीक है, मुखिया ना हो परिवार का, तो परिवार टूट जाता है, चलता नहीं, बहुत अव्यवस्था फैल जाती है। तो फ्रांस के अंदर में
बिल्कुल यूनिटी समाप्त हो गई थी, लोग अपनी अपनी खींचातानी में लगे हुए थे, ठीक है, और लोग अपने केवल लाभ के लिए, दूसरों से कोई मतलब नहीं रह गया था, एकता खत्म हो गई थी और व्यवस्था टूट गई थी। अब चूंकि इस समय के स्कॉलर थे, ठीक है, तो जो इस समय के स्कॉलर 1798 में जो है इनका जन्म होता है। 1789 में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई और 1798 में जन्म हुआ, तो 10-20 साल में बच्चे को ये पता चल जाएगा कि स्थिति वहां पर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आते आते फिर उनको एक थोड़ा सा पता चला कि यहाँ स्थितियां जो बदली हुई हैं, उस समाज के अध्ययन के लिए, जो सोसाइटी टूटा हुआ, लोग अपनी अपनी बातें केवल कर रहे हैं, उसके अध्ययन के लिए क्या कोई विज्ञान है? तो ऐसा कोई विज्ञान नहीं था। तो उस समय इनके गुरुजी यानी अगस्त कॉम्टे के गुरुजी, जिनका नाम है सेंट साइमन, ठीक है, तो सेंट साइमन महोदय ये समाज पर विचार कर रहे थे और समाज के लिए, समाज के अध्ययन के लिए, समाज के व्यवस्थित अध्ययन के लिए इन्होंने कुछ प्रयास किया कि कुछ ऐसा प्रयास किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक शुरुआत हुआ करती थी, मतलब जो है सेंट साइमन के द्वारा, और उन्हीं के माध्यम से दोनों लोग साथ में मिलकर के कार्यक्रम आरंभ किए, ठीक है। तो फ्रांस की राज्य क्रांति, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 1789 और फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी छात्रों, उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी वहां पर स्वतंत्रता, ठीक है, लिबर्टी की बात की जा रही थी, स्वतंत्रता, समानता, इक्वेलिटी की बात की जा रही थी, है ना, और उसके बाद में बंधुत्व की बात की जा रही थी, फर्टिनिटी, ठीक है, बंधुत्व की बात की जा रही। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया कि भाई सब लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग समान हैं, मेल फीमेल, और बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना बनी रहे, क्योंकि वहां एकता बहुत कमजोर हो गई थी। इसीलिए जब आगे चल करके अगस्त कॉम्ट महोदय ने समाजशास्त्र की डेफिनेशन दी, तो वो चूंकि समाजशास्त्र को एक टारगेट दे रहे थे, और वो ये टारगेट था कि जो फ्रांस की व्यवस्था टूटी हुई है, वो फ्रांस की व्यवस्था पुनः बन जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, ठीक है। तो समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति, यानी सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक, इन शब्दों का प्रयोग किया। तो एक तो सामाजिक कारक ये है कि जो वहां पर फ्रांस की राज्य क्रांति, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा कारक रहा, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस की राज्य क्रांति आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब हम लोग दूसरे नंबर पर बात करेंगे, एक तो फ्रांस की राज्य क्रांति हो गई, दूसरा यहाँ पर जो तात्कालिक कारण था ये था, दूसरा है यहाँ पर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। एक्चुअल में 1750 से लेकर के 1850 के समय में रेनेसां मूवमेंट हो जाने के पश्चात विज्ञान का आविष्कार काफी तेजी से चल रहा था, और उस दौरान विज्ञान के आविष्कार के पश्चात जैसे हथकरघा का उद्योग हुआ, स्टीम इंजन बना, ठीक है, जॉर्ज स्टीफन ने भाप का इंजन बनाया। तो इस प्रकार की जो चीजें बनी, यानी कि जो पावर, मसल्स पावर अभी यूज होती थी, वो पावर किस में कन्वर्ट हो गई? वो पावर कहीं ना कहीं मैकेनिकल पावर में, मशीनी पावर में कन्वर्ट हो, इसीलिए लोगों की शक्तियां बढ़ गई। तो जो औद्योगिकरण हुआ, अभी इसके पहले तक का जो इंग्लैंड या यूरोप था, फ्रांस हुआ करता था, यानी यूरोप के अंदर में फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब जो है मतलब देश थे, तो वहां पर एग्रियन सोसाइटी थी, यानी कृषि प्रधान व्यवस्था थी। अब वहां पर क्या हुआ? इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गया। तो जब कृषि प्रधान व्यवस्था रहती तो वहां पर कार्य के घंटे तय नहीं होते छात्रों। जैसे मान लीजिए किसी को कृषि करना है, किसी की तबीयत खराब है, तो 2 घंटे बाद जाके काम कर सकता, अगले दिन काम कर सकता, तीसरे दिन। लेकिन जब फैक्ट्री वर्किंग स्टार्ट हो गई, तो फैक्ट्री में क्या कि इनका 8 घंटे है, तो इनका 8 घंटे, ये आगे पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि इनका टाइम फिक्स हो गया और इनका 8 घंटे का टाइम फिक्स हो गया। और इसमें यह था कि वहां पर काम कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो भी अपना कुछ ना कुछ आगे पीछे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो ड्यूटी लगने लगी, अगर आप आए हैं तो आपका ड्यूटी, और नहीं आए, दूसरी यहाँ उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आया है, तो आपका पैसा कट जाएगा, वो पैसा दूसरे को मिल जाएगा। इसका मतलब ये सब समस्याएं बदल गई, स्थितियां जो पहले की स्थिति वो बदल गई। तो फ्रांस की राज्य क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जो 1750 से लेकर के 1850 के मध्य में था, यही दो ऐसी चीजें थी जो सामाजिक कारक बने वहां पर, ठीक है, सोशल फैक्टर के रूप में आए समाजशास्त्र के उद्भव के लिए, ठीक है। क्योंकि जब स्थितियां बदल जाती हैं, जब चीजें बदल जाती हैं छात्रों, तो वहां पर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होने लगता है।
वहीं पर अगर आप लोग बौद्धिक कारक के रूप में देखें, इंटेलेक्चुअल इंटेक्स के कॉन्टेस्ट में देखें, तो ये जो बौद्धिक कारक है वहां पर क्या है उसको भी हम लोग ध्यान दे लेते हैं। तो इंटेलेक्चुअल कॉन्टेस्ट में अगर देखें बौद्धिक कारक के रूप में, तो रेनेसां मूवमेंट, ठीक है, जो रेनेसां मूवमेंट था ये, तो 15वीं शताब्दी के अंदर में यानी 1400 कुछ में लगभग रेनेसां का मतलब होता है कि ए रिवाइवल, ठीक है, रिवाइवल का मतलब ये होता है कि जिसको एक प्रकार से कहते हैं पुनर् जो है धर्म का पुनरुत्थान, ठीक है। तो एक प्रकार का धार्मिक सुधार आंदोलन था, ठीक है, जो तर्क को महत्व देता था। तो छात्रों यहाँ पर तो जो रेनेसां का मतलब मेन फेज रहा वो तो 15th सेंचुरी में मतलब रहा, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि ये आंदोलन कोई एक समय नहीं था, जो इसका तेजी से प्रचार हुआ वो 15वीं शताब्दी में, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेनेसां आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो इसकी जो शुरुआत होती वो 14 से ही 14वीं सदी से ही हो जाती। तो 14वीं और 15वीं शताब्दी ये रेनेसां मूवमेंट के लिए है। जैसे ये इसी तरीके से है जैसे 1750 से लेकर के 1850 है, तो 1750 मतलब हो गया 18वीं 19वीं शताब्दी, ठीक है। तो जिस प्रकार से 18वीं 19वीं शताब्दी ये है, तो 18वीं शताब्दी से ही शुरू हो जाता, वैसे ही ये 14वीं शताब्दी से ही रेनेसां मूवमेंट स्टार्ट हो जाता। तो कभी अगर ऑप्शन में 14वीं और 15वीं दोनों रहे तो आप 14वीं पे क्लिक करेंगे। अगर वो यहाँ पर पूछता है कि कब से आरंभ हुआ, तो आप 14th सेंचुरी लगा करके देंगे, ठीक है। और बाकी 15वीं शताब्दी में इसका विशेष योगदान हुआ, काफी तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। क्लियर हो गई बात। अब रेनेसां मूवमेंट में हुआ क्या, रिवाइवल होता है। रिवाइवल मतलब ये होता है कि एक प्रकार से फिर से पुनर्गठन या एक प्रकार से फिर से पुनर्जन्म की बात की जाती है। तो ये एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था जहां पर धर्म को चुनौती दी जाने लगी। तो धर्म को चुनौती देने से मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो अभी तक था केवल सब चीजें ईश्वर के ऊपर निर्भर करता था, वहां पर यह बताया गया कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और बिना कारण के ना तो कोई कार्य संपन्न होता है और ना कोई घटना घटित होती है। मतलब ये सबसे, और अभी तक जो बाइबल के अंदर में तमाम चीजें लिखी हुई थी कि ये दुनिया 7 दिनों में बनी है, गॉड ने 7 दिनों में बनाया है, या जो भी चीजें मेंशन थी उनके ऊपर चैलेंज किया जाने लगा। या अभी तक जो ये था कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह नक्षत्र तारे इसके चक्कर लगा रहे हैं, तो इन पे सब पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, क्योंकि धीरे धीरे करके दूरदर्शी का जो है आविष्कार हुआ, तो उससे जब देखा गया तो इससे बहुत बड़े बड़े ग्रह जो है उसमें जो है मतलब मिले। तो जब ये सब चीजें मिली और उसके बाद में कार्बन 14 का समय आया छात्रों, तो ये सब ऐसी चीजें थी कि जिनकी वजह से मतलब ऐसा समझ में आने लगा पूरा का पूरा पार्ट कि कहीं ना कहीं ये एक दिन का मैटर नहीं है, और जैसा इसमें मेंशन है वैसी बात सही नहीं है। और फिर राजनीति के दर्शन, अभी तक राजनीति का दर्शन की बात है। देखिए राजनीति में ये हुआ कि सबसे ज्यादा तो ये था कि उस समय कि राजा को सिर्फ अपने अधिकारों का, अभी तक जो पॉलिटी थी, ठीक है, उसमें सिर्फ राजा के अधिकारों की बात की जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके राजनीति का दर्शन, उसकी जो फिलॉसफी चेंज हुई, अब राजा के कर्तव्यों की भी बात की जाने लगी, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिए मैग्ना नेपोलियन का जो समय आता, मैग्ना बोनापार्टा जब आता है, तो उसकी वजह से कुछ जो है कहीं ना कहीं वो भी दिए जाने लगे, ठीक है, और अधिकार भी, राइट्स भी। तो ऐसे में इन लोगों के अधिकार को भी सुनिश्चित किया जाने लगा, तो अधिकारों को भी सुनिश्चित किया जाने लगा, यानी जनता के अधिकार को, राइट्स को सुनिश्चित किया जाने लगा, और राजा के कर्तव्य बताए। तो एक राजनीति का दर्शन ऐसा आया कि उस तरीके से परिवर्तन देखने को मिला। इसी तरीके से देखिए इतिहास के अगर हम लोग दर्शन की बात करें, तो इतिहास के अगर दर्शन की बात करते हैं, तो इतिहास के अंदर में सिर्फ केवल क्या था, हायरार्की देखी जाती थी कि किसके बाद कौन राजा बना, किसके बाद सक्सेसर, किसका शासन काल ज्यादा। अब क्या है, अब किसका शासन काल भले ही कम समय के लिए हो, लेकिन कौन उदारवादी था, कौन किस प्रकार के कार्य करता था, ठीक है, किसका काल स्वर्ण काल है, किसके यहाँ सांस्कृतिक रूप से ज्यादा मतलब जो है समृद्धि रही, इन सब चीजों का यानी हिस्ट्री की भी फिलॉसफी चेंज हो गई। यानी अब कहीं ना कहीं इतिहास के अंदर में समाजशास्त्र ढूंढा जाने लगा था, ठीक है। और सामाजिक सर्वेक्षण की बात की जाए, जो सोशल सर्वे है छात्रों, जब उद्योग स्थापित होने लगे, तो बड़े बड़े उद्योग, जैसे एक उद्योग यहाँ पर स्थापित हो गया और एक उद्योग उसके बगल में,
तो अब देखा गया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग कार्य करने वाले लाइन लगाए, यहाँ पर कम लोग आ रहे हैं, तो उसके पीछे फिर सर्वे जब कराया गया, एक सोशल सर्वे लिया गया इनके पत्नी बच्चों और इनसे कि भाई आपको कौन सी यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर ही काम करना पसंद कर रहे हैं, यहाँ पर काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो सर्वे के माध्यम से लोगों ने बताया कि भाई हमको ये फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी है, बच्चों के पढ़ने की, रहने की, तमाम प्रकार की चीजें उन्होंने बताया। तो इन सब चीजों की वजह से धीरे धीरे करके क्या हुआ कि सामाजिक सर्वेक्षण आने लगा। सामाजिक सर्वेक्षण का मतलब हो गया कि समाज का अध्ययन करना, समाज की फैसिलिटी, समाज की सोच का, या जो समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी कंसेंसस ऑफ माइंड, यहाँ से शुरुआत हो जाता है सामाजिक सर्वेक्षण। तो ये वो बौद्धिक कारक थे जो कहीं ना कहीं उत्प्रेरित कर रहे थे कि समाज शास्त्र रूपी एक विषय की स्थापना हो जाए जो समाज का जा करके वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन करे। ठीक है, तो अब आपको सामाजिक कारक और बौद्धिक कारक आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी युग की, कोई भी युग है, जैसे आज का युग है या उस समय का चल रहा है युग की, जो सामाजिक परिस्थितियों तथा तात्कालिक विचारों के बीच संबंध हुआ करता है, जो सामाजिक परिस्थितियां बनी हुई हैं, ठीक है, जो भी सोशल परिस्थिति और जो तात्कालिक विचार है, आप दोनों से पहले मैच कराते हैं। तात्कालिक विचार मैच कराते हैं और साथ ही साथ में वहां की स्थितियां क्या है, और दोनों के मध्य में बहुत गहरा संबंध होता है। तो इन दोनों के मध्य में क्या होता है छात्रों, कहीं ना कहीं गहरा संबंध होता है। और उसके बाद में जब इनके मध्य में गहरा संबंध होता है तो फिर क्या होता है कि इन विचारों की, अब अगला आ जाता है कि इन विचारों की उस समय में प्रबंधता होती है, यानी प्रबंधन किया जाता है। आप देखते नहीं है कि अपनी जो सामाजिक स्थिति है और जो तात्कालिक विचार आपके मन में आ रहे हैं, दोनों को मिला करके आप क्या करते हैं, यानी वाद और प्रतिवाद को मिला करके संवाद बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र का उदय यूरोप महाद्वीप, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, यूरोपीय महाद्वीप में हुआ है। तो कभी कभी पूछा जाए किस महाद्वीप में हुआ, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, तो यूरोपीय महाद्वीप में हुआ। क्योंकि देखो ये कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जीएस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन वो आपसे पूछ लिया गया तो वहां पे आपको जवाब, तो यूरोपीय महाद्वीप में हुआ है। इसलिए हमें उस समय की विद्यमान सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो उस समय की जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त हो जाए कि वहां कौन सी सर्कमस्टेंसेज बनी, क्या बौद्धिक कारक थे, क्या सामाजिक कारक थे, तो हमें इजिली पता चल जाएगा कि इस विषय का आविर्भाव हुआ ही क्यों, या इस प्रकार की घटना क्यों है। उन प्रारंभिक समाजशास्त्रियों द्वारा, यहाँ पर समाजशास्त्रीय लिखा हुआ है, तो उन प्रारंभिक जो पाइनियर सोशियोलॉजिस्ट हैं, पाइनियर में कौन कौन आते हैं, जैसे कॉम्टे आ गए, ठीक है, स्पेंसर आ गए छात्रों, उसके बाद में दुर्खीम आ गए, ठीक है, उसके बाद में फिर जो है इसी में जो है मार्क्स आ गए, ठीक है, मार्क्स हैं, वेबर हैं, ये जो पाइनियर मतलब जो है समाजशास्त्री हैं, इनके द्वारा जो विकसित जड़ों हैं, विचारों की जड़ें, इनके द्वारा विकसित विचार, जो इन्होंने अपने विचार जो बनाए हैं, उन विचारों की जड़ें उन सामाजिक परिस्थितियों में हैं। अर्थात इनके जो सोचने का नजरिया बंधा, कॉम्टे का सोचने का नजरिया, मार्क्स के सोचने का नजरिया, स्पेंसर के सोचने का नजरिया, ये क्यों नजरिया बदलता है, क्योंकि आप उसी सोशल सिचुएशन में, तो जो व्यक्ति जिस प्रकार की सोशल सिचुएशन में है उसी प्रकार के विचार उसके मन में आते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति अगर वो पैसों से बहुत परेशान रहा है, हमेशा हाथ तंग रहा है, वो जीवन भर यही सोचेगा कि मुझे पैसा बहुत कमाना है, वो सपने में भी पैसा देखेगा। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर की कृपा से पैसों की दिक्कतें नहीं झेला है, कभी माता से पैसा, कभी पिता से पैसा, कभी भाई से पैसा, तो पैसे के बारे में नहीं, वो प्रतिष्ठा के बारे में सोचता है, ठीक है। या जो व्यक्ति किसी को सम्मान नहीं मिला है तो वो बार बार जो है सम्मान के बारे में सोचता है कि भाई हमको सम्मान मिले, भले 2 पैसा कम दीजिए लेकिन हमको सम्मान बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा महिलाएं जो है वो हमेशा सम्मान के लिए लड़ाई करती हैं, ठीक है, आज की डेट में मतलब सम्मान की लड़ाई है। तो यहाँ पर यह है कि जो जिसके साथ में जैसी परिस्थिति बनी हुई है, जैसा स्थितियां हैं, उसी प्रकार के विचारों से ओत प्रोत होकर के अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करता है। तो जो उस समय के यूरोप में मौजूद थी। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें, ये जो पाइनियर विचारक थे, जो आरंभिक समाजशास्त्री थे, उनके विचार तो 2 कारकों से निकल के आते हैं, एक तो सोशल कारक यानी सोशल कॉन्टेस्ट में, और दूसरा इंटेलेक्चुअल कॉन्टेस्ट में। तो समझ में आ गई बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब आप इनको अच्छा ये करना क्या है, जैसे कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमको पीडीएफ में भेज दिया जाए और हम जो है लिखना ना पड़े, और लिखना ना पड़े तो हम क्या करें, हम उसी को बस केवल प्रिंट आउट करा करके रख लें। अब आप छात्रों इतनी चीजें मैंने बता दिया, ये बातें तो यहाँ नहीं लिखी गई थी, ये बातें तो इसको मैंने अलग से पढ़ा है। तो क्या नोट बनाना और क्लास पढ़ना जरूरी था कि नहीं था, आप बताइए इसको। डिसीजन केवल आपका है। तो अगर ये क्लास नहीं पढ़ते आप और ये मैटर केवल ऐसे मिल जाता, तो क्या इससे बात बन जाती, नहीं होती। तो देखिए इसके कई फायदे हैं। पहली बात, पहला तो ये है कि लेक्चर आप इसी बहाने आप सुनते हैं एटलीस्ट। दूसरी चीज है किसी बहाने जब एक बार लिखना समझ लीजिए 5 बार पढ़ने के बराबर होता है, फिर आप नोट कर लेते हैं। और तीसरी बात है कि जब अपने हैंड राइटिंग में कोई चीज नोट करते हैं छात्रों, तो वो आपको ज्यादा समय तक लर्न होती है। तो ये तीन तीन ऐसे कारक हैं। और चौथा कारक यहाँ पर और भी है जो मैं बता दे रहा हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण है। कल को हम कहते हैं आप नेट पास हो जाएंगे तो क्या करेंगे, नेट पास होकर के आप प्रोफेसर बनने की तैयारी करेंगे। सपोज करिए आप प्रोफेसर या लेक्चरर ही बन गए, तो लेक्चरर बन गए तो क्या घर में कोई लिखने पढ़ने का थोड़े काम, आपको पढ़ाने का काम रहेगा। और पढ़ाने के दौरान छात्रों कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपको लेक्चर डिलीवर्ड करना होगा। तो अगर आपने अच्छे से सुन के रखा है तभी तो आप लोगों को पढ़ा पाएंगे। आपने कभी सुना ही नहीं है कैसे पढ़ाना है कैसे लिखाना है, कभी दिमाग ही नहीं लगाया, तो जब नहीं सुने रहेंगे तो आप कतई नहीं पढ़ा पाएंगे। कमरे में जैसे ही हॉल के अंदर में प्रवेश करेंगे, कक्षा के अंदर में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपके हाथ पांव थरथराने लगेंगे और आप जो कुछ याद भी रहेगा वो आप भूल जाएंगे। इसीलिए छात्रों कम से कम एटलीस्ट ये है कि आपको पीजीटी का इंटरव्यू देने जाना है, आपको हो सकता है हायर एजुकेशन का इंटरव्यू देने जाना, तो जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे और मान लीजिए उन्होंने कहा दिया कि आपकी पहली क्लास है, इट इज योर फर्स्ट क्लास एंड प्लीज डिलीवर्ड लेक्चर ऑन द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अब समाज शास्त्र के उद्भव के लिए तो कम से कम एटलीस्ट अपनी भाषा में जो कुछ भी आता है तो आप उसको मेंशन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अपना इसी बेस पे एक छोटा सा अपने स्तर का नोट बनाइए कि आपको किस तरीके से, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये सब बातें लिखी आप भी लिखिए, आप इसको समराइज फॉर्म में लिखिए, ठीक है। या आपको लगता है ये कम पड़ रहा है तो और ज्यादा लिखिए जो बातें मैं समझा रहा हूँ। तो यूरोप के इतिहास में, जब यूरोप की हिस्ट्री है तो उस काल में जो व्यापक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ, बड़े लेवल पर सामाजिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। समाज में जो अभी तक वो पादरी को था अब पूंजीपतियों को अधिकार मिलने लगा। राजनीतिक परिवर्तन हुआ कि अभी तक राजतंत्र व्यवस्था थी अब लोकतंत्र होने लगा। आर्थिक परिवर्तन ये हुआ कि अभी तक कृषि प्रधान व्यवस्था थी अब उद्योग प्रधान व्यवस्था होगी। उसमें फ्रांस की राज क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति बेहद महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी पूछा जाता कि सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या रहा, ठीक है, समाजशास्त्र के उद्भव में। तो जो छात्रों लॉन्ग टर्म का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक वो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, ठीक है। और अगर पूछा जाए तात्कालिक कारक क्या था, तो वो फ्रांस की राज्य क्रांति। और उसके अलावा वैचारिक कारक में तो वो नाम आपको दिया गया, जैसे रेनेसां हो गया, सोशल सर्वे हो गया, इतिहास का दर्शन हो गया, राजनीति का दर्शन हो गया, ये सब बौद्धिक कारक के रूप में रहे। अब ये क्या हुआ कि इस दौरान यूरोपीय समाज के जो ये दौर चल रहा था उस समय, इस समय यूरोपीय समाज के इस परिवर्तन युग को, जो ये परिवर्तन चेंज चल रहा था, उसको प्रबोधन युग कहा जाता, इनलाइटमेंट पीरियड कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ आपने देखा होगा पुनर्जागरण काल, ठीक है। तो भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है, ठीक है। उसी तरीके से वहां पर जो है जो प्रबोधन काल स्टार्ट हुआ, उस प्रबोधन काल में क्या हुआ कि लोग साइंटिफिक, वहां रेनेसां जो है वो प्रबोधन काल माना जाता है कि उससे तर्क के रूप में बातें की जाने लगी, ठीक है। अब फ्रांसीसी क्रांति का और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो नया यूरोप उभर करके सामने आया, फ्रांस की क्रांति हो गई, तो उससे जो धीरे धीरे करके राजतंत्र समाप्त हुआ, लोकतंत्र आया। औद्योगिक क्रांति हुई तो जो कृषि प्रधान व्यवस्था थी उद्योग प्रधान व्यवस्था के रूप में आया, पूंजीवाद निकल करके सामने आया। उससे प्राचीन यूरोप के हर मुख्य पहले को चुनौती दी। अभी तक का जो जो पहलू था उन सब को उन्होंने चैलेंज दिया, चाहे पोप हो चाहे वो धर्म हो, सबको कहीं ना कहीं चैलेंज दिया गया, चाहे वो कृषि हो। और जिसके पश्चात सभी वर्गों का पुनर्गठन हुआ, यानी सभी जो वर्ग पहले से बने हुए थे वो सब रीऑर्गेनाइज हुए और धर्म को चुनौती दी जाने लगी। मैंने बताया कि जो धर्म बाइबल के अंदर में जो लिखा हुआ था पूरी दुनिया 7 दिनों में बनी है, उस पर चर्चा। और इस तरीके से धर्म का महत्व जो है वो पहले की अपेक्षाकृत कम हो गया। तो पहले धर्म का महत्व बहुत ज्यादा था, अब धर्म का महत्व कम हो गया। महिलाओं की स्थिति में
सुधार हुआ, क्योंकि उनको धीरे धीरे करके भाई वो भी रोजगार युक्त हो गई, और राजतंत्र की समाप्त होकर के लोकतंत्र का आगमन हुआ। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ, यानी कि जो इनलाइटमेंट पीरियड था उसमें किस किस प्रकार के चेंज हुए, ये आप इतने, तो ये जो इतने पॉइंट लिखे, धर्म को चुनौती, महिलाओं की स्थिति में सुधार, धर्म के महत्व पहले की अपेक्षाकृत कम हुए, राजतंत्र की समाप्त, लोकतंत्र का आगमन, इसमें से कोई ना कोई पॉइंट पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए आप इसको दिमाग में रखिए। अब इन सब में सबसे महत्वपूर्ण था औद्योगिक क्रांति को माना गया है, बात मैंने ऊपर पहले ही बता दिया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति क्या थी छात्रों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, ठीक है, और जब इंफ्रा तैयार होता है तो अपने आप ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, यानी कि जब नीचे का मैटर बदलेगा तो विचारों में, जब पदार्थ में परिवर्तन होगा तो विचारों में परिवर्तन अपने आप हो जाता है। इसीलिए इसमें परिवार, विवाह, महिलाओं की स्थिति, नगरीकरण की दर, धर्म, वर्ग संघर्ष, इन सभी चीजों पर प्रभाव डाला। उद्योग जब आया तो अभी तक क्या था, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी कृषि में, अब क्या हुआ, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होने लगी। अभी विवाह की स्थिति कहाँ पर थी कि एक व्यक्ति कई महिलाओं को रखा हुआ था, कृषि में सब लोग काम कर रहे हैं, अब एकल विवाह परिवार का सिस्टम बनने लगा। महिलाओं की स्थिति ये थी कि पहले वो रोजगार नहीं करती थी, वो घर में मतलब जो है बहुविवाह पत्नी था, अब पत्नी एक ही है, तो ऐसे में वो बीमार है तो तुरंत उसके लिए दवाई लाना पड़ेगा, नहीं तो खाना कहाँ से मिलेगा। तो इसका मतलब होगा महिलाओं की स्थिति में अपलिफ्टमेंट, इवन यहाँ तक कि महिलाएं भी जहां पर उद्योग था उसी के आसपास में रह रही थी, इसलिए वो भी पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू कर दी, तो महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। और फिर जहां पर उद्योग धंधा बना हुआ था वहीं पे जाकर के लोग कॉलोनी बना के रहने लगे, तो जिससे अर्बनाइजेशन की रेट बढ़ी। और धर्म यह और वर्ग, धर्म पर क्या हुआ, धर्म का महत्व घटा, ठीक है, लोग जो है मानवता और पूंजी को महत्व देने लगे। वर्ग संघर्ष ये क्या हुआ, ये बढ़ गया। अभी तक वर्ग संघर्ष अपने आप में, लोग सब गांव के अंदर में समानता का भाव देखा जाता है, यहाँ पर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ये भावना आने लगी, तो वर्ग संघर्ष जो है एकदम क्लियर कट सामने आने लगा। तो ये इतनी स्थितियां बनी। अब देखिए जो वाणिज्य क्रांति हुई, यानी कि जो व्यापार और इस प्रकार के, इससे वाणिज्य क्रांति से पहले यूरोप राजतंत्र पर आधारित था। तो मैंने बताया यहाँ पर कैसा जो है मोनार्की सिस्टम था, राजा हुआ करते थे, तथा प्राचीन यूरोपीय समाज परंपरावाद यानी ट्रेडिशनल को लेकर के चलता था। अर्थव्यवस्था में कृषि को, जो कृषि थी, एग्रियन सोसाइटी हुआ करती थी, कृषि को केंद्रीय स्थान प्राप्त था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये सब इंडस्ट्री के आते, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सब कुछ बदल गया। अब उस बदली हुई अवस्था में जो है छात्रों क्या हुआ कि किस तरीके से मतलब जो है, तो अब ऐसे में क्या हुआ कि प्रत्यक्ष दर्शन की बात की जाने लगी, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर निकल करके आता है कि पॉजिटिव फिलॉसफी, लोगों की आइडियोलॉजी चेंज हुई। तो जब आइडियोलॉजी कैसे चेंज हुई, अभी तक जो धर्म पर आधारित थी, धर्म का मतलब हो गया मतलब जो है कह लीजिए कि अब्स्ट्रैक्ट पावर के बारे में बात हो रही थी, एक सुपर नेचुरल पावर के बारे में बात हो रही थी। अब लोग जो पावर देख रहे हैं, जो मशीनी पावर है, जिसके पास पूंजी की पावर है, उस पॉजिटिव दर्शन की बात करने लगे कि ये करने पे ये होगा। अभी तक हर चीज के पीछे क्या था, ईश्वर कर रहा है, और अब ये हो गया कि नहीं ये मशीन कर रही है या आप कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव फिलॉसफी की शुरुआत हुई, अर्थात यूरोप में जो परिवर्तन आया और जो आविष्कार किए गए रेनेसां मूवमेंट के बाद जो विज्ञान का आविष्कार हुआ, तो विज्ञान ने क्या किया, लोगों के आंखें खोल दी, और उसके बाद में बताया कि ये सब जो बातें लिखी गई कि पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी तो बहुत छोटा ग्रह है, इससे बहुत बड़े बड़े ग्रह और इनसे भी बड़े तारे जो इस मतलब जो है ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, लाखों पृथ्वी उसमें समाहित हो सकती हैं। तो ऐसी बातें निकल करके सामने आई। और साथ ही साथ में इटली में पुनर्जागरण, जो रेनेसां मूवमेंट इनिशियल लेवल पर स्टार्ट होता है छात्रों, वो क्या था, वो इटली से आरंभ होता है, ठीक है। वहीं पर चैलेंज दिया गया, वहीं पर तार्किकता को महत्व दिया गया। तो ये जो प्रत्यक्ष दर्शन आया छात्रों, पॉजिटिव फिलॉसफी, जो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए कि पॉजिटिव फिलॉसफी में ये जो प्रत्यक्ष दर्शन था, इस प्रत्यक्ष दर्शन को एकदम क्लियर कट अगर बताया जाए तो ये जो शुरुआत करने का काम वहां पे यूरोप में करते हैं वो गैलीलियो। गैलीलियो क्या था कि एक दूरदर्शी बनाता है छात्रों, ठीक है। गैलीलियो जो है एक टेलीस्कोप बनाता, और जैसे टेलीस्कोप को बनाया, आविष्कार हुआ टेलीस्कोप का, और जैसे उसने लगाया, तो जो ये छोटे छोटे तारे और अन्य ग्रह दिख रहे थे, जिसमें हर व्यक्ति ये कहता था कि पृथ्वी बहुत बड़ा ग्रह है और ये ग्रह है, और बाकी सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, सब खेल यहीं से
पलट जाता है। उसके बाद बताता कि पृथ्वी तो खुद ही चक्कर लगा रही है, सूर्य केंद्र में है, ठीक है, और हम ऐसे पृथ्वी सहित जितने भी नवग्रह हैं सब क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो बातें निकल करके चली आई वो कहां से आई, गैलीलियो। अब गैलीलियो जब आता है तो कहता प्रत्यक्ष दर्शन करिए, लीजिए टेलीस्कोप में आप झांकिए और खुद देखिए क्या है, ठीक है। अभी तक केवल हवा में बातें थी कि सब ऊपर भगवान रहते हैं, ऊपर यहाँ पर ये है, हम पृथ्वी केंद्र पर हैं, और उसके बाद में ये सब चीजें समाप्त हुई छात्रों। इसी में बेकन महोदय का क्या है, बेकन ने आगमन पद्धति को बता दिया। कभी कभी ये आगमन पद्धति का जो है अरस्तु भी नाम आता है, ठीक है। तो अरस्तु और उसके बाद में फिर जो है ये तो अरस्तु जो है आगमन, कभी कभी अरस्तु जो है माना जाता है आगमन पद्धति के लिए, ठीक है। तो इसको आगमन पद्धति का जब जन्मदाता की बात हो जाएगी तो वहां पर अरस्तु का नाम आ जाता है, ठीक है। अरिस्टोटिल जो है अरस्तु ये नाम आता है। तो इसमें लेकिन अरस्तु ये बेकन महोदय ने क्या किया, आगमन पद्धति का प्रयोग करते हुए बताया। अब ये दो पद्धतियां लगातार आपके नेट में फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से सेकंड पेपर में भी बनता है, जो सेकंड यूनिट आपका रिसर्च वाला आता है। ये पद्धतियां स्टार्ट हुई। ये पद्धति स्टार्ट होने का मतलब ये हो गया, ये कोई कार्य कह रहे हो कि जैसे ये हुआ ये हुआ ये हुआ तो ये सब है और इसमें ये है तो फिर फाइनली ये होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि राम श्याम मोहन सोहन जो है ये मरणशील है, मैंने देखा कि मतलब जो है, ठीक, तो ये जो है ये राम श्याम मोहन सोहन मरणशील है। अब क्या हुआ, ये इसमें से बताया गया कि जो है ये सब मनुष्य हैं, ये सब क्या है, ये सब मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं, अतः सब मनुष्य मरणशील हैं। सबके बारे में प्रेडिक्शन कर दिया कि जो और भी लोग बचे हुए हैं वो सब मरणशील हैं, ऐसा। यानी कहीं ना कहीं जो है विशेष से लेकर के कुछ विशेष लोगों के आधार पर एक सामान्य कथन निकाले जाने की बात आ जाए, ठीक है। तो विशेष से सब सामान्य की ओर चलते हैं, ठीक है, तो उसको आगमन पद्धति कहते हैं, ठीक है। आगमन पद्धति के माध्यम से एक जनरलाइजेशन निकाला जाने लगा। जैसे ये किया गया कि जहां पर झोगी झोपड़ियां रहेंगी, जहां पर गंदी बस्तियां होंगी, वहां पर क्या होगा, वहां पर ज्यादा जो है बाल अपराधी ज्यादा पाए जाएंगे। तो कैसे, क्योंकि इन सब चीजों को धीरे धीरे करके देखा गया। तो एक आगमन पद्धति का ये कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो खाली सुनते हैं लेकिन वो सब समझ में नहीं आता छात्रों की, आगमन पद्धति क्या है, निगमन पद्धति क्या है, विशेष से सामान्य होगा, सामान्य से विशेष होगा, और ये लीपा पोती करके आते हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को वहां कंफर्म सही करके आना चाहते हैं या केवल ऐसे ही मतलब कि ठीक है जब समय आएगा तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में बने हुए हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर क्लियर करना है तो ये आप जानिए कि आगमन जो है वो सामान्यीकरण करने का काम करता है, जनरलाइजेशन थ्योरी का बनाने का। और जनरलाइजेशन मतलब वो विशेष से सामान्य की ओर चलेगा। जैसे मैंने बताया विशेष घटना क्या कि राम श्याम मोहन सोहन मरणशील है, ये सब मनुष्य हैं, अतः सब मनुष्य मरणशील है। तो सब मनुष्य मरणशील है यानी ये सिद्धांतों के निर्माण करने में, अवधारणाओं को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये अवधारणा और सिद्धांत का निर्माण करता है आगमन पद्धति। अब निगमन क्या है कि मान लीजिए कोई थ्योरी बनी बनाई थी और उसी थ्योरी के आधार पर किसी विशेष निष्कर्ष को पहुंचना हो, तो देकार्त जो है ये निगमन पद्धति का मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं कहता है कि मैं सोचता हूं। कोई कहता है मैं क्या हूं, मेरा अस्तित्व है कि नहीं, क्योंकि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। तो देकार्त जो है वो दार्शनिक था, उसने निगमन पद्धति पर फोकस किया और निगमन पद्धति का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा निकल करके आता है कि कोई सामान्य कथन दिया गया हो, सामान्य बात हो और उससे सामान्य से विशेष स्थान पर पहुंच जाए। तो जब हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं छात्रों, निगमन पद्धति, जैसे सामान्य कथन कह दिया गया कि सब मनुष्य मरणशील है और उसके बाद मोहन मनुष्य है, अब डायरेक्ट कह दिया जाएगा अतः मोहन मरणशील है। तो यानी सामान्य से हम विशेष की ओर अग्रसर। ये जो स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं आपको, इसको आप नोट कर लेना, जिंदगी में आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, और नोट कर लीजिएगा। चलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट का और लेक्चर है, इसलिए अच्छे से सुनिए आप और अच्छे से लिखिए और समझ करके इसको आगे बढ़िए। अब जब प्रत्यक्ष दर्शन, यही 3 लोग थे जिन्होंने उस समय जब रेनेसां का टाइम पीरियड चल रहा था, यूरोप में सामाजिक परिवर्तन चल रहा था, तो यही वो 3 विचारक थे, दार्शनिक थे, जिन लोगों ने बिल्कुल चमत्कार कर दिया और पोप को चैलेंज दे दिया, जो वहां पर बाइबिल थी उसको चैलेंज दे दिया, कहा ये सब देखिए, ठीक है। तो जब ये हुआ तो प्रत्यक्ष दर्शन की बात होने लगी कि देखिए हवा में ना बात करिए, दर्शन करिए प्रत्यक्ष।
और आप बताइए कि इसका क्या निष्कर्ष होगा। तो लोग बिल्कुल चुप हो गए। तो इसका मतलब प्रत्यक्ष दर्शन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ छात्रों, प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट आया। तो अब आपको समझ में आया। और जो कॉम्टे महोदय थे इसके जनक, उन्होंने कहा कि हम समाज का, अगर हम समाज की स्टडी जो है, सोसाइटी की स्टडी पॉजिटिविज्म के आधार पर करें, प्रत्यक्षवाद के आधार पर करें, तो बहुत बढ़िया हो सकता है और हमें वास्तविकता का पता चल सकता है। तो इस तरीके से, और पॉजिटिविज्म क्या है, जब हम किसी, अब एक सवाल बनता है कि क्या है पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद, जब हम अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण के आधार पर कोई चीज सामान्यीकरण करें, ठीक है, यानी जब हम निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण के आधार पर सामान्यीकरण करें, यानी व्यवस्थित सामान्यीकरण करें, एकदम सिस्टमिक तरीके से करें, बिना इसमें अपनी बायसनेस को लिए हुए, ठीक है, कोई बायसनेस ना हो, न्यूट्रल हो करके, और अगर आप इस कार्य को करते हैं तो व्यवस्थित सामान्यीकरण होता है। और ये व्यवस्थित सामान्यीकरण अगर हो जाता है तो यहाँ पर दो चीजें बनती हैं। यही अपने गुरुजी सेंट साइमन के साथ अगस्ट कॉम्टे महोदय शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी बन जाता है कि अगस्ट कॉम्टे का मैंने पूरा नाम क्या बताया था, इसीडोर आगस्ट मेरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्टे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, व्यवस्थित सामान्यीकरण करने की बात की, और क्या दे दिया, एक कहा कि एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता है जो समाज का, जो समाज टूटा हुआ है, जो समाज व्यवस्थित है, इसीलिए उन्होंने कहा कि व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान, अर्थात समाज व्यवस्थित हो जाए और वहां प्रगति होने लगे। तो उन्होंने एक नए विज्ञान का शुरुआत की जिसका नाम रखा पॉजिटिव फिजिक्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं छात्रों तो पॉजिटिव फिजिक्स नाम रखा। अब ये फिजिक्स क्यों रखा, क्योंकि फिजिक्स जो है, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, ये सब साइंस के सब्जेक्ट, उस समय केवल विज्ञान के जो विषय वस्तुएं होती उन्हीं को मान्यता थी, बाकी सब चीज को कुछ माना ही नहीं आता था, ठीक है। तो चूंकि अगर इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव फिजिक्स है, प्रत्यक्ष भौतिकी है, कि एकदम प्रत्यक्ष रूप से जा करके, तो इसको लोग मान्यता, तो 1824 में सबसे पहले उन्होंने प्रत्यक्ष भौतिकी नाम दे दिया, और इसी प्रत्यक्ष भौतिकी के बाद में इसको और अपडेट करके उन्होंने नाम दिया सोशल फिजिक्स, ठीक है, सामाजिक भौतिकी नाम दिया। तो पहले पॉजिटिव फिजिक्स कहा, बाद में फिर इसको सोशल फिजिक्स। लेकिन जैसे ही सोशल फिजिक्स कहा, ठीक है, चूंकि सामाजिक शब्द का पहली बात तो वो सामाजिक शब्द ही नहीं प्रयोग कर रहे थे, केवल प्रत्यक्ष भौतिकी कहा, लेकिन दोबारा जब उन्होंने वर्ड यूज किया तो सोशल फिजिक्स यूज किया। लेकिन जब सोशल फिजिक्स यूज किया तब उसी समय एक फ्रांस के विद्वान थे क्वाइटलेट महोदय, ठीक है, और क्वाइटलेट महोदय ने अपने सांख्यिकी के लिए सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग कर लिया। तो अपनी विषय जो सोशल सांख्यिकी थी, सांख्यिकी, ठीक है, उसी के लिए, सांख्यिकी के लिए, स्टैटिक्स के लिए उन्होंने क्या किया, सामाजिक भौतिकी शब्द का। तो इनको लगा कि हमारा विज्ञान शुरू ही नहीं हुआ कि तुरंत ही ये समस्या आ गई, और इसीलिए उन्होंने चल करके 1838 में, 1838 में समाज शास्त्र नाम दिया, सोशियोलॉजी नाम दिया। और ये जो सोशियोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक सोशियस और दूसरा लोगस। तो सोशियस लैटिन भाषा का वर्ड है और लोगस ग्रीक भाषा का वर्ड है, यानी एल जी, केवल जैसे एल जी कंपनी होती इतना लर्न करके रखिएगा, सोशियो प्लस लोगस यानी एल जी, एल फॉर लैटिन, जी फॉर ग्रीक भाषा। तो लैटिन भाषा और ग्रीक या यूनानी भाषा, इन दोनों भाषाओं से मिलकर के ये बना। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज है कि ये जो यहाँ पर प्रत्यक्षवाद है, इसको अवधारणा के रूप में अगर देखा जाए तो जब सबसे पहली जो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का उद्भव किया था उसको अगस्ट कॉम्ट के गुरुजी सेंट साइमन ने किए थे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉजिटिविज्म है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा जो प्रत्यक्ष दर्शन से निकल करके आई थी, उस अवधारणा के प्रतिपादक जनक के रूप में यहाँ पर जो अवधारणा के रूप में दिए हैं वो सेंट साइमन। और सेंट साइमन ने इसको किस क्रम में यूज किया, सेंट साइमन प्रत्यक्ष राजनीति, वो कहते थे प्रत्यक्ष राजनीति की बात करो और नीति शास्त्र की बात करें, यानी पॉजिटिव पॉलिटी एंड एथिक्स की बात इन्होंने किया कि जो राजनीति है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रत्यक्ष होनी चाहिए, उसमें कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से उन्होंने अगले पॉइंट पर कहा सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, सामाजिक भौतिकी यानी जिसको हम कहते हैं सोशल फिजिक्स, ठीक है। आगे चल करके उन्होंने सामाजिक भौतिकी और इसको शरीर शास्त्र की एक शाखा के रूप में प्रयोग किया। और इसी पे एक 1813 में एक पुस्तक भी लिखा था
अ नोट ऑन द साइंस ऑफ मैन, ठीक है, अ नोट ऑन द साइंस ऑफ मैन। तो सोशल फिजिक्स अ नोट ऑन द साइंस ऑफ मैन, ये जो अवधारणा के रूप में प्रयोग किया उसको सेंट साइमन। तो एक तरफ अवधारणा चल रही थी सामाजिक भौतिकी के रूप में समाजशास्त्र, और एक तरफ सामाजिक भौतिकी के रूप में चल रही थी। तो इसी चीज को अपडेट करके, इसीलिए कभी कभी आता सामाजिक भौतिकी ये भी और ये भी यूज कर रहे हैं, लेकिन दोनों लोगों ने लिखा, लेकिन इनका जो है जो शिष्य थे वो उनका कार्य आगे बढ़ गया और गुरुजी का काम यहाँ पे रुका हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो समाजशास्त्र जो विषय बना छात्रों 1838 में शब्द का प्रयोग हुआ, इसके उद्भव के कारक के रूप में। तो उद्भव के कारक मैंने ऊपर अभी आपको बताए थे, यहाँ पर केवल रिवीजन। तो टीबी बोटो महोदय, जिनकी पुस्तक का नाम क्या था, सोशियोलॉजी अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, सोशियोलॉजी अ गाइड टू एंड प्रॉब्लम एंड लिटरेचर। इसी पुस्तक के अंदर में बौद्धिक कारक और सामाजिक कारक, दो प्रकार के कारक बताए, ठीक है। और कारक जो बौद्धिक कारक हैं उसमें जो है गिन्सबर्ग महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी, रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी, ठीक है। तो रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी, ये इसी पुस्तक के अंदर में उसके बौद्धिक कारक को सुनिश्चित किया, ठीक है। और साथ ही साथ में जो सामाजिक कारक है, इसको निस्बेट महोदय ने सोशियोलॉजिकल, ठीक है, सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन में बताया। और सोशियोलॉजिकल में जो निस्बेट महोदय ने बताया वो फ्रांस की राज्य क्रांति यानी राजनीतिक प्रकृति का बताया 1789, और औद्योगिक क्रांति के रूप में आर्थिक प्रकृति को बताया। यानी निस्बेट महोदय ने सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन में एक पुस्तक लिखी, सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, और इसी पुस्तक के अंदर में फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति की बात। तो फ्रांसीसी क्रांति को राजनीतिक प्रकृति और औद्योगिक क्रांति को आर्थिक प्रकृति के रूप में बताया। तो ये दोनों चीजें आती हैं, इनको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम लोग जो है देखिए कि यहाँ पर जो अगस्त कॉम्टे महोदय थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। पॉजिटिव फिलॉसफी एक पुस्तक लिखी 4 वॉल्यूम के अंदर में, ठीक है। इसी पुस्तक को अपडेट करते हैं, पॉजिटिव फिलॉसफी 4 वॉल्यूम में लिखी। और इसीलिए पॉजिटिव के आध्यात्मिक पिता जो है यानी सामाजिक गणित जो है कंडरसेट, यानी कि जो पॉजिटिव फिलॉसफी ये शब्द का प्रयोग किया, उसके जो अगर कभी स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है पॉजिटिव फिलॉसफी के स्पिरिचुअल, तो वो कंडरसेट महोदय, ये इनके गुरु के रूप में थे। कंडरसेट ये भी एक गुरु थे, उन्होंने सामाजिक गणित शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। तो सामाजिक गणित जो सोशल मैथ का यूज किया था, सोशल मैथमेटिक्स, वो किसने यूज किया था, कंडरसेट। यानी पॉजिटिव जैसे गणित होती है तो सामाजिक गणित कंडरसेट ये भी इनके गुरु थे, सेंट साइमन भी गुरु थे। सेंट साइमन अलग तरीके से बात कर रहे थे, कंडरसेट अलग तरीके से बात कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद में बौद्धिक कारक में एक चीज यहाँ पर जो है जो निर्धारित करने का कार्य करता है, बौद्धिक कारक में क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन है, उसको भी देख लेते हैं। बौद्धिक कारक के आधार पर, अगर हम बौद्धिकता के कारक के आधार पर अगर देखें, आधार पर विकास देखें, तो सबसे पहले थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविज्म। तो अगस्ट कॉम्टे 3 चीज बताता है, वो देखता है कि हमारा जो बुद्धि का विकास हुआ, समाज हमारा जो कुछ भी है वो हमारे बुद्धि की विकास का परिणाम है। और पहले हम थियोलॉजिकल लेवल पर थे, बाद में फिर मेटाफिजिकल लेवल पे हुए, उसके बाद में पॉजिटिविज्म लेवल पर गए। तो 3 लेवल इन्होंने बताया, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविज्म, ये 3 लेवल बताया। इसी तरीके से अगर हम लोग तार्किक आधार पर देखें, बौद्धिक आधार के स्थान पर अब हम तार्किक आधार पर देखें, तो वहां पर मानवीय स्वरूपीय सबसे पहले एंथ्रोपोमिक लेवल पर देखे हो गया, फिर उसके बाद में तात्विक यानी मेटाफिजिकल लेवल पे हो गया, और फिर उसके बाद में पॉजिटिविज्म लेवल यानी प्रत्यक्ष लेवल पे। तो पहले मानवीय स्वरूप लेवल पर देखा गया, फिर उसके बाद में उस पर तात्विक मतलब हो गया कि जो लोगों ने विचार किया यानी जो थॉट चल रहे थे उस आधार पर, और उसके बाद में फिर जो है प्रत्यक्ष पॉजिटिविज्म के आधार पर किया गया। तो ये अलग अलग चीजें निकल करके आती हैं, इनको आपको ध्यान देना पड़ता है। अब उसके बाद में फिर यहाँ पर जो बौद्धिक कारक था इसमें छात्रों, ये जो बौद्धिक कारक है, बौद्धिक कारक में 4 चीजें थी। राजनीति का दर्शन, ये मैंने ऊपर ही बता दिया किस तरीके से राजनीति, इतिहास का दर्शन कैसे बदला, सामाजिक राजनीतिक सुधार कैसे आए, और उद्विकास के जीव का सिद्धांत, ये भी जो सोशल डार्विनिज्म था यानी सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत था, ये बहुत ज्यादा प्रभावित किया हुआ था। सामाजिक उद्विकास एक्चुअल में क्या था कि डार्विन जो है, डार्विन महोदय ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यही बुक लिखी थी, और इसी 1859 में, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन महोदय ने एक 2 थ्योरी दी थी। एक तो विशेष रूप से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट,
यानी इसको हम कहते हैं कि सर्वोत्तम की उत्तरजीविता। तो सर्वोत्तम की उत्तरजीविता ये एक था, और दूसरा स्ट्रगल फॉर सर्वाइविंग, यानी जिसको कहते हैं अस्तित्व के लिए संघर्ष। ठीक है, तो अस्तित्व के लिए संघर्ष और सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, यही दो ऐसी थ्योरी थी जिनको लेकर के इन्होंने अपना कार्यक्रम आरंभ किया। तो चूंकि यही चीज समाज के ऊपर, जो जीवों के ऊपर लागू थी, यही चीज जो है समाज पर लागू किया गया, यानी इसी चीज को समाज पर लागू करने का काम किसने किया? पायनियर थिंकर स्पेंसर महोदय ने। ठीक है, तो सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी हुई, और समाज में भी बताया कि समाज वही सर्वाइव करता है जो सर्वोत्तम है। ठीक है, और अस्तित्व के लिए इसको करना, यानी जो सोच इस तरीके से समाज और जीव के मध्य में समानता की बात है। तो आगे चल करके जब हम लोग जो है स्पेंसर पर डिस्कशन करेंगे छात्रों, तो वहां पर इसको भी बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो आज के लिए हम कहते हैं ये चीजें इसी पे इतना इसको रोक देते हैं, क्योंकि ये लेक्चर यहीं पर समाप्त हो जाता है, और आगे इसी क्रम में हम लोग फिर से समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने का, उसकी विषय क्षेत्र को, उसकी प्रकृति को और इन सब चीजों को आगे चल करके पढ़ेंगे। हमें आशा है कि आप सभी लोग, तो जो लेक्चर अभी आप इस संडे को, इस मंडे टू टेस्ट होता रहेगा। ठीक है, आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो मंडे को होता रहेगा, ये शेड्यूल है, आप जाने रहिए। मंडे को 9 PM से आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है, और 9 बजे से टेस्ट होगा छात्रों, और वो होगा लगभग 9 से 11 बजे तक, 9 to 11 PM तक टेस्ट होंगे। यानी आपको मंडे को 9 बजे तक आपको बिल्कुल रेडी हो जाना है खाना वाना खा करके, और 9 to 11 यानी 2 आवर्स के पेपर होंगे, 2 घंटे के पेपर होंगे छात्रों, जिसमें फर्स्ट पेपर भी होगा और प्लस सेकंड पेपर भी होगा। दोनों, सेकंड पेपर का 100 क्वेश्चन और फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन पर हर मंडे को टेस्ट हम लोग करेंगे। ट्यूसडे को अपना डिस्कशन करेंगे, और वेडनेसडे से लेकर के और संडे तक हम लोग अपनी क्लासेज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको वेडनेसडे से संडे तक क्लासेज, मंडे को टेस्ट, ट्यूसडे को डिस्कशन, ये पूरे वीक का प्रोग्राम है। आप इस प्रोग्राम में अच्छे से सम्मिलित होइए, और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी डेडिकेटेड हैं वो अंतिम रूप से सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद।